तो चलिए मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा को कंटिन्यू करते हैं। इस क्रम में आप आज नई टर्म सीखने जा रहे हैं। एक नया जो पिछली बार सीखा था उससे कुछ रिलेशन आएगा, कुछ रिलेटेड टर्म या कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा इसमें। तो अपनी हेडिंग है 13 नंबर पे अपन आ गए हैं। 13 टर्म जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, आणविक सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र। ये दोनों वो चीज़ें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज किया करती है कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा सूत्र है, ये बच्चों कंफ्यूज करता है। एग्जाम में बहुत बार इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो इस डर से, इस दिक्कत से, इस परेशानी से सेकंड्स में अपन दूर होते हैं। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सुनते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल को लिखा जाता है, जैसे H2 एक मॉलिक्यूल है, या जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उस मॉलिक्यूल को, जैसे वाटर है, जैसे मैं बोलूँ कि बेंजीन है, जैसे बोलूँ यूरिया है, हर मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है, एक एम्पेरिकल फार्मूला लिखा जाता है। मतलब हर जो कंपाउंड है उसका अपना एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूले दो तरह से डिफाइन होते हैं। वो फॉर्मूला क्यों लिखते हैं? जैसे कोई बोलता है यूरिया, तो यूरिया एक नेम है एक कंपाउंड का, वाटर एक कंपाउंड का नाम है सिर्फ। अब इसके अंदर कौन कौन उपस्थित है, कौन कौन एटम प्रेजेंट है, ये किससे मिलके बना हुआ है, इसका सिंबल क्या है, एक तरह से बोलना तो इसका सिंबल क्या है। तो यूरिया का सिंबल क्या है, बेंजीन का सिंबल क्या है। सिंबल का, उसका सिंबल का मतलब क्या हुआ कि इसको ऐसे लिखा जाएगा। बेंजीन को अपन बेंजीन तो लिखते ही हैं, साथ में बेंजीन को जब लिखा जाता है तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बेंजीन का, तो C6H6 अपन लिखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2SO4 है। लेकिन ये जो केमिकल फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ ये सब में मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है। तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उसका केमिकल जो भी यौगिक उसका रासायनिक प्रदर्शन होता है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन जिस केमिकल रिप्रेजेंटेशन में आप सारे के सारे एटम जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो लिख दो तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन यदि आप उसके प्रेजेंट एटम, एक मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट एटम है उसको एक सिंपल रेशियो में लिख दो तो इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। वापस बताता हूं। किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकल रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तो उस मॉलिक्यूल के यदि सारे एटम लिख दो तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यदि उसके जो एटम्स है उसको सिंपल रेशियो में लिख दो तो उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। सरल अनुपात में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो इसको लिखता हूं, पहले डिफाइन करता हूं। MF, द केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, द केमिकल representation of molecule in which all atoms are written. They are known as मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी अणु का वह प्रदर्शन जिसमें सभी उपस्थित परमाणुओं को लिखा जाए तो उसे क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र। और यही बात मैं EF के लिए करता हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए लिखता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन विच सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स आर रिप्रेजेंटेड, द representation of molecule in which simple ratio of atoms are represented या written. They are known as एम्पेरिकल फॉर्मूला। हालांकि डेफिनेशन एक बार हिंदी में बोल देता हूँ, दोनों की दोनों एक साथ बोलता हूँ। अणु का वह प्रदर्शन जिसमें सभी परमाणु लिखे जाते हैं उसको आणविक सूत्र बोलते हैं। अणु का वह प्रदर्शन जिसमें परमाणुओं का एक सरल अनुपात लिखा जाए तो उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। मैं दोनों के नाम लिखता हूँ हिंदी में ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। आणविक सूत्र और यह है मूलानुपाती सूत्र। अगला देखो, यदि मैं कोई एग्जांपल देना चाहूँ MF और EF का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और
एम्पेरिकल फॉर्मूला का, तो और कहानी क्लियर होगी। देखो जैसे मैं लिखता हूँ कोई भी, जैसे बेंजीन लिखा C6H6 लिखा, तो बेंजीन के एक मॉलिक्यूल एक्चुअली 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन ही होते हैं, लेकिन इसका सिंपल रेशियो ले आ जाए 6 के टेबल से कट हो जाएगा, C1H1 नहीं आ जाएगा क्या। और देखो और C6H12O6 6 के टेबल से कट करो तो C1H2O1, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया इसका ग्लूकोज का। और देखो जैसे H2O2 लिखा हो 2 के टेबल से कट होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, HO आ जाएगा, H1O1। जैसे ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन हो गया, N2H4 2 के टेबल से कट किया तो N1H2 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन का क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे H2O है, इसका पहले से सिंपल रेशियो में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका है जैसे कैसे रह जाएगा, H2O का H2O। तो कुछ एग्जाम्पल इनका, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला, इनका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक बहुत स्टार पॉइंट क्या सुनना, स्टार पॉइंट ये है, इससे जस्ट पहले अपन ने सीखा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो स्टार पॉइंट ये है कि आप यदि मॉलिकुलर फॉर्मूला और आप यदि एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी से भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालोगे ना, सेम आएगा। पता है वो सेम क्यों आता है, आप जब 6 लेते हो तो अब जैसे हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखोगे तो हाइड्रोजन का मास ऊपर लगेगा 6 टाइम आ जाएगा, लेकिन जब नीचे टोटल मॉलिक्यूल का मास वो भी 6 टाइम्स नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 6 का गुना, इसमें 6 गुना, वो 6 का गुना ऊपर से और नीचे से कॉमन कट जाने के बाद ये नहीं बन जाता क्या। तो सिंपल सी बात है कि एक्चुअली रहता क्या है, दोनों सेम ही रहता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन में, इसमें ऊपर और नीचे 6 कॉमन काट दो तो सेम ही चीज़ बन जाती है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन of a molecule is same in molecular formula and empirical formula, वो बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। अगली खास बात, यदि कोई मुझे पूछे कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो सिंपल सी बात है। अब देखो कि यदि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपस में सेम चीज़ नहीं बन जाएगी क्या। यदि इसको 6 से मल्टीप्लाई करें सेम चीज़, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से, इसको 1 से, मतलब सेम चीज़ बनेगी, तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला वो नहीं बन जाएगा क्या। तो हर किसी में एक अलग n की वैल्यू जरूर आया करती है, जिससे यदि मल्टीप्लाई कर दे EF को, इंपेरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र को, वापस आणविक सूत्र मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं आ जाएगा क्या। तो मैं क्या बोलूँगा, जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो लाना है तो n कोई ऐसी डिजिट होगी इंटीग्रल वैल्यू, उसको यदि EF से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है जी। एक और ख़ास बात, जब ये फॉर्मूले में वैलिड है तो फॉर्मूले के मास में वैलिड होगा, उसका मॉलिकुलर मास में वैलिड होगा। तो मॉलिकुलर मास और इंपेरिकल मास, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब बेंजीन का मास निकालोगे और CH का मास निकालोगे ना, CH का मास का 6 बारी करो, 6 टाइम करो, ये आ जाएगा। जो फॉर्मूले में वैलिड था वही मास में वैलिड है। तो मैं क्या बोलूँगा, मास ऑफ या मॉलिकुलर मास इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल मास। ये बहुत बारी काम में आता है फॉर्मूला। ये कहाँ काम में आता है एक्चुअली, जब आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने को दिया जाएगा, या तुम्हें जो मेथड पता है इंपेरिकल का ही पता है। एक्चुअली बात तो ये है, इंपेरिकल की हेल्प से जब मॉलिकुलर निकालना होगा तो इसमें n कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें ये बता दिया किसी मॉलिक्यूल के इंपेरिकल फॉर्मूला C1H1 है। अब ये किसका मॉलिकुलर फॉर्मूला पता कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, अभी तो किया तो 6 पता है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक बात सोचो यार, हमेशा पता रहेगा कि 6 से ही था, हर किसी वाला इंटीजर वैल्यू होगी, लेकिन ये मास का रिलेशन देगा, द्रव्यमान का संबंध देगा, दोनों को द्रव्यमान देगा, उससे n की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू आते ही तुम यहाँ n की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर मॉलिकुलर फॉर्मूला आणविक सूत्र नहीं आ जाएगा क्या। तो एक तरीका है काम करने का, एक तरीका है काम करने का। आगे बात समझ में। अब इस पर बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बना करते हैं, इस पर बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसको आप फेयर करें अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेने या नोट्स बना लें बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेने के बाद। चलो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बना करता है। क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है, और आप मुझे उसका सॉल्यूशन भेजोगे, ठीक है।
और नहीं होता तो मेरे से पूछना, मज़ा आएगा। क्वेश्चन क्या है देखना, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कंसिस्ट कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन उसके पास है, और 40.5% कंपोजिशन जो है, मास कंपोजिशन है 40 कार्बन का है, 8.5% इसका, रिमेनिंग 51% किसका है, नाइट्रोजन का है। मतलब इसने एक परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया है, इसने परसेंटेज कंपोजिशन क्या किया, दे दिया है। और पूछा गया है यदि परसेंटेज कंपोजिशन ही है तो व्हाट विल बी इंपेरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन ये है कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। अब याद करो कि अपने पास जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इंपेरिकल फॉर्मूला हो तो अपन परसेंटेज कंपोजिशन नहीं निकालते थे क्या, परसेंटेज कंपोजिशन निकालते थे। आज वापस रिवर्स क्वेश्चन दिया, परसेंटेज कंपोजिशन में दे दिया है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें, यदि नहीं आता तो इसको ट्रिक से सिखाया हुआ है। आप 1 चैप्टर में जाएं, वहाँ पर मोल कंसेप्ट का पूरा एक ही लेक्चर में करवा रखा है, उसमें ट्रिक बताई हुई है, वहाँ जाके देखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना और मुझे प्लीज़ इसका सॉल्यूशन भेजना, इसका आंसर भेजना, अच्छा लगेगा मेरे कमेंट बॉक्स में। और पढ़ते रहिए, ट्राई कीजिए, और जो बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, ये वीडियो जहाँ तक पहुँचाने हैं तो प्लीज़ वहाँ तक पहुँचाइए। और आपने देखा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।